हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन नंबर 4 पढ़ रहे थे और इसमें हमने पढ़ा था कि जो इनकम होती है प्रीवियस ईयर की किसी पर्सन की, वो चार्जेबल टू टैक्स होती है इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर में। मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर और मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर हम लास्ट क्लास में समझ चुके थे। आज हमें मीनिंग समझना है पर्सन का और मीनिंग समझना है असेसी का, कि असेसी कौन होता है और पर्सन कौन होता है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि पर्सन कौन होता है। पर्सन के अंदर आता है हमारे पास इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल है उसे एक्ट ने पर्सन डिक्लेयर किया है। एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरीज। तो एक्ट ने सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर पर्सन को डिफाइन किया और कहा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ने पर्सन को डिफाइन किया और कहा कि पर्सन जो है वो इंक्लूड करता है। इनकम टैक्स में पर्सन किसको बोला जाएगा? जहां कहीं पर भी वर्ड पर्सन आए उसका मीनिंग हो सकता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल आप समझते हैं क्या होता है सर? इंडिविजुअल में आ जाएगा हमारे पास राम, श्याम, एक्सेट्रा, राइट। इसके बाद अगला आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहां पर एक बिजनेस होगा और ये जो बिजनेस होगा, इस बिजनेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन एज एचयूएफ होगा। आपको पता है कि बिजनेस हम एज अ सोल प्रोप्राइटर कर सकते हैं, एज अ एचयूएफ कर सकते हैं, एज अ कंपनी, एज अ फर्म कर सकते हैं। तो यहां पर एचयूएफ में एक बिजनेस रहेगा, उस बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन एचयूएफ होगा। इस एचयूएफ में क्या रहेगा सर? इस एचयूएफ में एक कर्ता रहेगा जो सबसे सीनियर मेंबर होगा फैमिली का, और इसके साथ इसके को पार्टनर्स होंगे जो इसमें काम करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो हिंदू अनडिवाइड फैमिली होता है, वो कोई भी फैमिली होगी वो एचयूएफ की कैटेगरी में फॉल कर जाएगी। लेकिन जब आप इनकम टैक्स में बिजनेस कमेंस करेंगे तो आपको एचयूएफ का पैन अलग से लेना पड़ेगा। तो एचयूएफ बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स में नहीं आएगा, आपको इनकम टैक्स के अंदर एचयूएफ का पैन लेना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम बिजनेस को कैसे रन कर रहे हैं, हम बिजनेस को एज अ एचयूएफ रन कर रहे हैं। इसके बाद अगला आता है आपके पास कंपनी। अगला आता है आपके पास कंपनी। कंपनी आप समझ सकते हैं, कंपनी कोई इंडियन कंपनी हो सकती है, कंपनी कोई फॉरेन कंपनी हो सकती है। ये सब कंपनीज जो हैं वो पर्सन की कैटेगरी में आ जाएंगी। इसके बाद अगला आता है फर्म। फर्म क्या होती है? फर्म आपको पता है, इट इज अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, और जब पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे तो इसके अंदर जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आती है वो भी आपकी इंक्लूड कर ली जाएगी। जैसे कि ABC एंड कंपनी, ये एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। तो फिर से वही बात कि यहां पर जब बिजनेस कमेंस होगा तो हमें उस बिजनेस के लिए पैन लेना पड़ेगा, और पैन किसका होगा? पैन होगा फर्म का। इसके बाद अगला आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। राइट। एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्या होता है सर? एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जब मोर देन वन पर्सन एसोसिएट होते हैं टू रन a business or perform an activity to earn profits without any legal obligation। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जब एक से ज्यादा लोग मिलके
कोई बिजनेस चला रहे हैं या फिर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिना किसी लीगल ऑब्लिगेशन के, मतलब बिना किसी लीगल ऑब्लिगेशन के वो आपस में क्या हुए हैं, एसोसिएट हुए हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर एग्जाम्पल देके बताइए ऐसे कहां समझ में आता है। देखो एग्जाम्पल, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ABC एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है और एक एक्स लिमिटेड कंपनी है। इन तीनों ने एसोसिएट हुआ और एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया और इस जॉइंट वेंचर ने एक ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया और उसमें से प्रॉफिट अर्न किया से ₹3 करोड़ का, जो इन्होंने आपस में इक्वली डिवाइड कर लिया, जो इन्होंने आपस में इक्वली डिवाइड कर लिया। इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो ये जो 3 करोड़ रुपए इनकम टैक्स में टैक्सेबल होंगे वो कैसे टैक्सेबल होंगे, एज अ AOP टैक्सेबल होंगे। सिमिलरली अगला आता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब आपको नाम पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स, व्हेन मोर देन वन इंडिविजुअल associate together to run a business or perform an activity to earn a profit under लीगल ऑब्लिगेशन। बड़े ध्यान से देखिएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में हमने लिखा था विदाउट एनी लीगल ऑब्लिगेशन, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में अपन क्या लिख रहे हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में अपन लिख रहे हैं अंडर लीगल ऑब्लिगेशन। अगर ये लीगल ऑब्लिगेशन के चलते साथ में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड एसोसिएट होते हैं टू रन हिज फादर्स बिजनेस। इसकी जगह देयर कर देते हैं, देयर फादर्स बिजनेस as per will of father, as per will of father। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, इनको अपन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल डिक्लेयर करेंगे। एक्स, वाई और जेड आपस में काम कर रहे हैं, एक बिजनेस रन कर रहे हैं, और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी की वसीयत में ऐसा लिखा हुआ था। उनके पिताजी की वसीयत में ऐसा लिखा हुआ था कि अगर मेरी संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो आप लोगों को साथ में मेरा बिजनेस क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। तो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड एक लीगल ऑब्लिगेशन में है कि अगर उनको अपने फादर की प्रॉपर्टी में राइट चाहिए तो उनको साथ में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एज पर विल ऑफ फादर इन ऑर्डर टू रिसीव शेयर इन फादर्स प्रॉपर्टी। तो अगर पिताजी की प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा चाहिए तो आपको साथ में काम करना पड़ेगा, ऐसा वसीयत में लिखा हुआ है। तो ये एक लीगल ऑब्लिगेशन में बंध गए हैं साथ में काम करने के लिए। और अगर ये लीगल ऑब्लिगेशन में बंद के साथ में काम कर रहे हैं तो इनकम टैक्स में इन्हें क्या बोला जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। राइट। अब जरा एक चीज ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मिस्टर डी है। ये चारों साथ में काम कर रहे हैं
टू अर्न अ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए, किसी बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट कमाने के लिए ये लोग साथ में काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर। आपको बताना है कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एओपी है कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी साथ में काम कर रहे हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी साथ में काम कर रहे हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। बताइए इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनकम टैक्स में इनको किस नाम से जाना जाएगा? एओपी के नाम से जाना जाएगा कि बीओआई के नाम से जाना जाएगा? आनंद कह रहे हैं सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के नाम से जाना जाएगा। प्रीति, इंदु आप क्या कहना चाहती हैं? प्रीति कह रही है सर एओपी के नाम से जाना जाएगा। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है ये कि लीगल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। हमें क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा है कि ए बी सी डी के अंदर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है कि नहीं, वो लीगल ऑब्लिगेशन के तहत काम कर रहे हैं कि अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो अगर वो एट विल काम कर रहे हैं, अगर वो एट विल काम कर रहे हैं विदाउट एनी लीगल ऑब्लिगेशन, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लेकिन अगर वो अंडर लीगल ऑब्लिगेशन है तो वो क्या कहलाएंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, केवल ये इंडिविजुअल्स हैं और साथ में काम कर रहे हैं, इसके बिहाफ पे आप ये नहीं कह सकते कि ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ये चारों इनकम टैक्स में पर्सन है कि नहीं है? ये चारों इनकम टैक्स में पर्सन है कि नहीं? दे ऑल आर पर्सन एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। तो सर मोर देन वन पर्सन अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो वो एओपी भी तो हो सकते हैं। मोर देन वन पर्सन जब एक साथ काम कर रहे हैं तो वो एओपी भी तो हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि अगर वो लीगल ऑब्लिगेशन के तहत काम कर रहे हैं तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स जब मिलकर काम करेंगे और लीगल ऑब्लिगेशन में काम करेंगे तो उन्हें हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अगर वो विदाउट एनी लीगल ऑब्लिगेशन काम करेंगे तो उन्हें हम एओपी डिक्लेयर करेंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आई? और किसको पर्सन बोला गया है सर? और किसको फॉर्म पर्सन बोला गया है? इसके अलावा जो आपकी लोकल अथॉरिटी होती है, लोकल अथॉरिटी समझते हैं सर? लोकल अथॉरिटी मतलब आपकी जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है। आप जिस किसी भी शहर में रहते होंगे उस शहर की एक म्युनिसिपल अथॉरिटी होगी, उस म्युनिसिपल अथॉरिटी को अपन क्या बोलते हैं? लोकल अथॉरिटी। जैसे मैं कानपुर में रहता हूं तो हमारे कानपुर की जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है वो है KDA, कानपुर डेवलपमेंटल अथॉरिटी। इसी तरीके से अगर आप शायद लुधियाना में रहते हैं तो लुधियाना के अंदर ग्लाडा है, GLADA, ग्लाडा जो है वो इनकी म्युनिसिपल अथॉरिटी है। तो आप जिस किसी भी शहर में रहते होंगे उसकी एक म्युनिसिपल अथॉरिटी होगी, उस म्युनिसिपल अथॉरिटी को अपन क्या बोलते हैं? लोकल अथॉरिटी। इनकम टैक्स के अंदर लोकल अथॉरिटी को भी टैक्सेस पे करने हैं और उसे भी एक स्पेसिफाइड पर्सन के रूप में देखा जाता है। अगला आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कौन होता है सर? जो ऊपर वाली कैटेगरीज में नहीं आता है वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो जाता है। जैसे कि आपका कोई स्कूल है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई हॉस्पिटल है, ये सब क्या हो गए? ये सब लोग हो गए आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बात समझा? तो किन्हें पर्सन बोला गया है सर? पर्सन बोला गया है जो इंडिविजुअल लोग हैं उन्हें, जो इंडिविजुअल लोग हैं उन्हें पर्सन बोला गया है। HUF को पर्सन बोला गया है, कंपनी को पर्सन बोला गया है, कंपनी के अंदर इंडियन और फॉरेन दोनों कंपनीज आ जाएंगी। फर्म को पर्सन बोला गया है इंक्लूडिंग LLP,
एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को पर्सन बोला गया जब एक से ज्यादा लोग मिलके कोई काम करते हैं विदाउट लीगल ऑब्लिगेशन तो वो एओपी कहलाते हैं, अंडर लीगल ऑब्लिगेशन तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपके पास लोकल अथॉरिटी और आता है आपके पास आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आई होप आपको पर्सन की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। आई होप आपको पर्सन की डेफिनेशन क्लियर हो गई है सब बच्चों को पर्सन का डेफिनेशन सर क्लियर हो गया है। गुड। अब बात करते हैं सर असेसी कौन होता है। असेसी कौन होता है? हु इज टर्म्ड एज असेसी, किसे अपन असेसी बोलेंगे? असेसी को डिफाइन किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर और कहा है असेसी मीन्स अ पर्सन। असेसी एक पर्सन है। असेसी मीन्स अ पर्सन by whom any tax or any other sum of money is payable under this act। तो अगर हमें किसी पर्सन से टैक्स का पैसा लेना है या फिर हमें किसी व्यक्ति से पेनल्टी लेनी है, किसी व्यक्ति से इंटरेस्ट लेना है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे अपन इनकम टैक्स में असेसी बोल के चलेंगे। एवरी पर्सन in respect of whom any proceedings under this act has been taken, whether or not he is liable for tax, interest or penalty for the assessment of his income or the loss or the amount of refund due to him। तो अगर किसी के अगेंस्ट असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी जा चुकी है। असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्या होती है कि सर आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो स्क्रूटनी में आ गई है और आपके इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स को चेक किया जा रहा है। असेसिंग ऑफिसर आपको बुला रहा है, डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा है, एविडेंसेस से टैली कर रहा है कि जो एविडेंसेस उसके पास है उन एविडेंसेस से आपके रिकॉर्ड्स टैली करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर आपके अगेंस्ट असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी जा चुकी हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको कोई टैक्स देना है कि नहीं देना, इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना, पेनल्टी देनी है कि नहीं देनी, आपको क्या बोला जाएगा? आपको बोला जाएगा कि आप असेसी हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे पर्सन की इनकम और लॉस के लिए असेसेबल है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की इनकम और लॉस के लिए असेसेबल है, उसे अपन क्या बोल के चलेंगे? असेसी बोल के चलेंगे। हर वो व्यक्ति जिसे डीम किया जा रहा है असेसी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट, इन्हें अपन क्या बोल के चलेंगे? असेसी बोल के चलेंगे। तो 5 लोगों को बोला गया कि भाई ये लोग असेसी हो सकते हैं। 5 लोगों को बोला गया कि ये लोग असेसी हो सकते हैं। कहां डिफाइन किया? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर डिफाइन किया। कहता है वो व्यक्ति जिससे हमें टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट लेना है, वो व्यक्ति जिससे हमें टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट लेना है, वो व्यक्ति आपका असेसी है। वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, आप ये समझ सकते हो कि जिसके अगेंस्ट इनकम टैक्स का केस चल रहा है, शायद आपने सुना भी हो। वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट इनकम टैक्स का केस चल रहा हो, भले उससे टैक्स लेना है कि नहीं लेना, भले उससे इंटरेस्ट लेना है कि नहीं लेना, भले उससे पेनल्टी लेनी है कि नहीं लेनी, अगर आपका इनकम टैक्स केस चल रहा है तो आपको असेसी माना जाएगा। इसके बाद अगला आता है वो व्यक्ति जो टैक्सेबल है, जो असेसेबल है, जो असेसेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ, असेसेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ अनदर पर्सन। अगर आप दूसरे की इनकम के लिए असेसेबल हैं। सर ऐसा कैसे होता है? देखिए ऐसा ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स हैं और ये मेंटली अनफिट है, ये मेंटली क्या है? अनफिट है। लेकिन मिस्टर एक्स का एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है और वहां से समझ लीजिए इनको 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आता है। एक बहुत बड़ा इनका बिजनेस एम्पायर है और वहां से इनके पास 100 करोड़ का प्रॉफिट आता है।
कोर्ट ने मिस्टर वाई को अपॉइंट किया हुआ है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स के बिहाफ पे जितनी भी कंप्लायंसेस होती हैं वो मिस्टर वाई करते हैं। तो मिस्टर एक्स अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, मिस्टर वाई क्या करते हैं, मिस्टर एक्स का रिटर्न फाइल करते हैं। वो बताते हैं कि मैं मिस्टर एक्स के बिहाफ पे रिटर्न फाइल कर रहा हूं, उनके बिहाफ पे मैं टैक्सेस दे रहा हूं। तो मिस्टर वाई को यहां पर क्या करा जाएगा सर, मिस्टर वाई को यहां पर असेसी कंसीडर कर लिया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, जब आप असेसी होते नहीं हो लेकिन आपको असेसी मान लिया जाता है। आप असेसी होते नहीं हो लेकिन आपको असेसी मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक एक्स लिमिटेड है, ये फॉरेन कंपनी है। एक एक्स लिमिटेड है, ये एक फॉरेन कंपनी है। इसका इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस है, इसका इंडिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन इसके पास कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इंडिया में। इनके पास कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इंडिया में, नो फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, मिस्टर आनंद को एजेंट अपॉइंट कर रखा है, और ये जो एजेंट होता है ये एक्स लिमिटेड की सभी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। तो यहां पर ये जो आनंद जी हैं, जो एक्स लिमिटेड के एजेंट हैं, इन्हें क्या मान लिया जाएगा, आनंद भाई साहब को मान लिया जाएगा कि ये डीम्ड असेसी हैं। मतलब इनके ऊपर सारे इनकम टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे एक्स लिमिटेड के जगह पर। इसके बाद लास्ट आता है, अगर आप असेसी इन डिफॉल्ट हैं, आप असेसी इन डिफॉल्ट है। असेसी इन डिफॉल्ट क्या होता है सर, असेसी इन डिफॉल्ट का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के प्रोविजन की कंप्लायंस नहीं करता है, इनकम टैक्स प्रोविजन की अगर आप कंप्लायंस नहीं करते हो, आपने नॉन कंप्लायंस की है किसकी, इनकम टैक्स के प्रोविजंस की, तो उस केस में आपको क्या बोला जाता है, असेसी इन डिफॉल्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मिस्टर छोड़िए, मिस प्रीति जो है ये कौन बनेगा करोड़पति में गई, ये केबीसी में गई और केबीसी में ये जीत गई 1 करोड़ रुपए। शी वन 1 करोड़ रुपी, राइट। अब इनकम टैक्स में टीडीएस के प्रोविजंस कहते हैं कि जब कभी भी आप किसी गेम शो में प्राइज अर्न करते हो तो उसके ऊपर 30% का टीडीएस डिडक्ट होता है। यानी कि ये जो 1 करोड़ रुपए प्रीति जी जीती हैं, इसके ऊपर केबीसी बोले तो सोनी टीवी क्या करेगी, सोनी टीवी 30% का टीडीएस डिडक्ट करेगी। और अगर 30% का टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, करना भूल गई, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि सोनी टीवी ने प्रीति की इस अमाउंट पे 30% टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, तो यहां पर केबीसी यानी कि सोनी टीवी को क्या बोला जाएगा, सोनी टीवी को बोला जाएगा सर असेसी इन डिफॉल्ट। तो 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें असेसी बोला जाता है। पहला व्यक्ति है सर वो पर्सन जिसे टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट पे करना है, या फिर वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो रखी है, वो व्यक्ति जो दूसरे के इनकम के रिस्पेक्ट में असेसेबल है, वो व्यक्ति जिसे असेसी मान लिया जाएगा, या फिर वो व्यक्ति जिसने डिफॉल्ट किया है इनकम टैक्स के प्रोविजंस की कंप्लायंस का। इन 5 लोगों को हम असेसी बोलते हैं एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। अब मैं एक बात लिखने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। एवरी असेसी इज अ
पर्सन, बट एवरी पर्सन इज नॉट एन असेसी। बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? हर एक असेसी जो है वो पर्सन तो होगा, एवरी असेसी इज अ पर्सन, लेकिन हर पर्सन असेसी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इज इट ट्रू और फॉल्स? सर ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये ट्रू है। ध्यान से देखिएगा, मिस्टर एक्स हैं, इनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है वो निल है। इनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है वो निल है। अब मिस्टर एक्स जो है वो इनकम टैक्स में पर्सन तो है, मिस्टर एक्स जो है वो इनकम टैक्स में पर्सन तो है। कौन से पर्सन है सर? ये इंडिविजुअल है, लेकिन इन्हें क्यों की कोई टैक्स नहीं देना है, इसलिए ये असेसी नहीं है। मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई है, इनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी 70,000 रुपए है। तो मिस्टर वाई जो है ये पर्सन है एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, और इनको 70,000 रुपए का टैक्स पे करना है, तो सर ये असेसी भी हैं एज पर इनकम टैक्स। बोलिए भाई, समझ में आया मेरा फंडा कि नहीं आया? असेसी क्लियर हुआ आप सभी को कि नहीं हुआ? टर्म असेसी आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर हो गया, समझ में आ गया, ग्रीन सिग्नल है। अब आप बढ़िए आगे। अगला आता है हेड्स ऑफ इनकम। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लास्ट सन पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बारी फिर से कर लेते हैं। हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन नंबर 14। मैंने आपको बताया था कि इनकम का जो डेफिनेशन है वो बहुत ब्रॉड है। अभी अगर मैं आपको इनकम का डेफिनेशन रीड करवाता तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैंने आपको मोटा मोटा ये समझाया कि हमारी जो इनकम है उसे गवर्नमेंट ने 5 हेड के अंदर क्लासिफाई करवाया है। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 14 ऑल द इनकम ऑफ अ पर्सन शैल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग 5 हेड्स। अब या तो आपकी इनकम सैलरी इनकम होगी, या तो आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी, या तो आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम होगी, या तो वो कैपिटल गेन होगी। और अगर वो पहले 4 में फॉल नहीं करती है, अगर वो पहले 4 में फॉल नहीं करती है, तो सर वो ऑटोमेटिकली किधर फॉल कर जाएगी? अदर सोर्सेस में। तो कोई भी इनकम उठा लो, वो इन 5 हेड में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेगी। For the computation of income, all taxable income should fall under any of the 5 heads of income as mentioned above. If any type of income does not become the part of any one of the above mentioned first 4 heads, it should be the part of the 5th head, that is income from other source, which is also be termed as residual head. हमारा जो ये other sources का head है, इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन residual head भी बोलते हैं। रेसिडुअल हेड का मतलब क्या हुआ कि सर ये रेसिडुअरी है, जो लेफ्ट ओवर है, जो लेफ्ट ओवर है वो ऑटोमेटिकली किधर आ जाएगा? लेफ्ट ओवर ऑटोमेटिकली आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जगह बना लेगा। ठीक है सर, ये तो आपने हमको लास्ट सन पे ही बता दिया था। अब आप ये बताइए, क्या सर हेड्स ऑफ इनकम में और सोर्सेस ऑफ इनकम में फर्क होता है कि नहीं होता है? क्या हेड्स ऑफ इनकम में और सोर्सेस ऑफ इनकम में कोई फर्क होता है कि नहीं होता है? हेड्स ऑफ इनकम वर्सेस सोर्सेस ऑफ इनकम। ठीक है, देखिए आपके पास इनकम अर्न करने के वेरियस सोर्सेस हो सकते हैं, और वो वेरियस सोर्सेस सेम हेड का पार्ट हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास 3 बिजनेसेस हैं, आपके पास
3 बिजनेसेस हैं। आपके पास क्लोथ का बिजनेस है, आपके पास एक फर्नीचर का बिजनेस है, और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप सीए इन प्रैक्टिस भी हैं, मतलब कि आप एक प्रोफेशन में भी हैं, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, आप यहां से साल में 20 लाख रुपए अर्न करते हैं, यहां से साल में 15 लाख रुपए अर्न करते हैं, और प्रोफेशन से आप साल में 30 लाख रुपए अर्न करते हैं। तो ऑल दीज आर सोर्सेस। ये आपका सोर्स नंबर 1 है, ये आपका सोर्स नंबर 2 है, और ये आपका सोर्स नंबर 3 है। और ये तीनों सोर्सेस कौन से हेड में आते हैं? ये तीनों सोर्सेस पीजीबीपी में आते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो यू कैन हैव मेनी सोर्सेस ऑफ इनकम अंडर द वन हेड। बात समझ में आया? क्लियर हुआ फंडा? इसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2 घर हो, आपके पास 2 घर हो। पहला घर है, यहां से आपके पास रेंटल इनकम आती है, सपोज कर लीजिए 6 लाख रुपए की। आपके पास दूसरा घर है, वहां से आपके पास रेंटल इनकम आती है, सपोज कर लीजिए 4 लाख रुपए की। तो आप 2 सोर्सेस से 10 लाख रुपए बनाते हो, और ये 10 लाख रुपए आपके कौन से हेड में जाते हैं? ये 10 लाख रुपए आपके अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर फॉल करते हैं। तो एक हेड के अंदर आपके पास 2 सोर्सेस ऑफ इनकम अवेलेबल हैं। बात समझा? क्या बोल रहा है? देयर आर ओनली 5 हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम तो 5 हैं, इसके अलावा आपके पास सोर्सेस एन नंबर ऑफ हो सकते हैं, बट द असेसी में जनरेट द इनकम फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। तो सोर्सेस एन नंबर के हो सकते हैं, लेकिन हेड जो है वो केवल 5 है। इन द सेम हेड ऑफ इनकम देयर मे बी वेरियस सोर्सेस ऑफ इनकम। एक हेड ऑफ इनकम के अंदर वेरियस सोर्सेस हो सकते हैं। द सोर्स ऑफ इनकम डिसाइड्स अंडर विच हेड इनकम शैल बी टैक्सेबल। तो सोर्स बताएगा कि वो कौन से हेड में जाएगा। अब मैं आपके सामने कुछ सोर्सेस लिख रहा हूं, और आप मुझे बताइएगा कि इस सोर्स की इनकम कहां पर जाएगी। ये सोर्स ऑफ इनकम कौन से हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई करेगी? जरा आप सोचो कि इनकम किस तरीके की हो सकती है। सर, इनकम में सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि हम जॉब कर रहे हैं और हमें सैलरी रिसीव हो रही है। सर, दूसरा मेरे पास आ रहा है कि मेरे पास एक घर है और मैंने वो घर किराए पे दिया हुआ है, मतलब मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, वहां से मेरे पास रेंटल इनकम आ रही है। सर, मेरे पास एक खाली लैंड भी पड़ा हुआ है और मैंने वो भी किराए पे उठा रखा है, वहां से भी मेरे पास एक रेंटल इनकम आ रही है। सर, मैंने अपना जो मोटर व्हीकल है वो अपने फ्रेंड को 1 महीने के लिए रेंट पे दिया और वहां से भी मैंने पैसा बनाया। ठीक है? अच्छा सर, मैंने एक बंदे को लोन दिया और उस लोन पे मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया। ठीक है? सर, मैं पार्ट टाइम लेक्चरर हूं एक कॉलेज के अंदर, जहां पर मैं टैक्स पढ़ाता हूं जाके। अच्छा सर, मेरा एक टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी है, मेरी फैक्ट्री चलती है सर, टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग करा जाता है वहां पे। सर, मेरे पास एक लॉटरी की इनकम भी है, मैंने एक कंपनी में सर शेयर्स खरीद रखे हैं, वहां से मेरे को डिविडेंड इनकम आती है। सर, मैंने म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं और मुझे उस म्यूचुअल फंड पे भी डिविडेंड आता है। सर, मैंने अपनी एक ज्वेलरी है वो बेच दी और ज्वेलरी सोल्ड करके मैंने कुछ पैसा बना लिया। ये बहुत सारे सोर्सेस है। अब आपको बताना है इस सोर्स में कौन से हेड में फॉल करेगा, ये सोर्स कौन से हेड में फॉल करेगा।
तो सर सैलरी जो है इसके लिए गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक अलग से हेड बना रखा है सैलरीज का, तो ये सैलरी इनकम सैलरी हेड में जाएगी। अगर हम हाउस प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं तो ये अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अगर हम वेकेंट लैंड किराए पे देते हैं तो ये अंडर द हेड अदर सोर्सेस में जाएगा। सर अगर हम मोटर व्हीकल किराए पे देते हैं और 1 महीने के लिए हम रेंटल इनकम अर्न करते हैं तो ये भी हमारे अदर सोर्सेस की इनकम हुई, क्योंकि ये सैलरी नहीं है, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल नहीं है। मोटर व्हीकल किराए पे देना हमारा बिजनेस नहीं है। सर ये कैपिटल गेन नहीं है, क्योंकि हमने कोई कैपिटल एसेट नहीं बेची है, तो ये हमारी ऑटोमेटिकली किधर चली जाएगी, अदर सोर्सेस में चली जाएगी। सर हमने किसी को लोन दिया हुआ है और हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो अब यहां पर 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि अगर आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो और आपका काम है लोन देना, तो उस केस में ये आपके पीजीबीपी की इनकम है। और अगर आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हो, आपने एवं ही किसी को लोन दे दिया था, उसको पैसे की जरूरत थी, आपके पास सरप्लस था, आपने दे दिया और उससे आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, तो अदरवाइज ये क्या हो जाएगी, अदर सोर्स की इनकम हो जाएगी। मतलब आपको नेचर समझना पड़ेगा कि जो इनकम आ रही है उस इनकम का नेचर कैसा है। हमारा काम है लोन देना, ठीक है ना, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, हमारा काम है लोगों को लोन देना और इंटरेस्ट इनकम अर्न करना, तो ये पीजीबीपी में चला जाएगा। लेकिन हमने अगर ये अदरवाइज किया है तो फिर ये अदर सोर्सेस में फॉल करेगा। सर अगर आप पार्ट टाइम लेक्चरर हो कॉलेज में, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है कि नहीं। अगर आपका कॉलेज के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो ये लेक्चरर के रूप में जो आप पैसा कमाते हो वो चला जाएगा अंडर द हेड सैलरी। और अगर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, आप फ्रीलांसर हो, तो उस केस में ये आपका चला जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी, ये आपके प्रोफेशन की इनकम कहलाएगी। अगर आप टिश्यू पेपर की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो सर आप बिजनेस रन कर रहे हो, ये चला जाएगा पीजीबीपी के अंदर। आपने लॉटरी इनकम अर्न करी, ये चला जाएगा अदर सोर्सेस के अंदर। आपने डिविडेंड रिसीव किया शेयर्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, ये आपका अदर सोर्सेस में चला जाएगा। इसके बाद अगर आपने ज्वेलरी बेची और पैसा बनाया तो ये आपका कैपिटल गेन में चला जाएगा। अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो आपको ये सारे केसेस समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि वहां मैंने डिफाइन किया था कौन सी इनकम कौन से हेड के अंदर जाती है। बताइए यहां तक मेरी बातों में आपको सच्चाई नजर आई? इंदु वन एंड द सेम थिंग, इंदु वन एंड द सेम थिंग। चलिए अब बात करते हैं कि सर टोटल इनकम जो है एसएससी की वो कैसे कंप्यूट करी जाती है, टोटल इनकम का कंप्यूटेशन कैसे होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सर टोटल इनकम का कंप्यूटेशन कैसे होता है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। देखिए आपके पास कोई भी एसएससी अगर आता है और वो आपसे कहता है कि मुझे मेरी टैक्स लायबिलिटी बताओ, मुझे कितना टैक्स पे करना है, तो आप सबसे पहले जो काम करेंगे वो आप ये पता करेंगे कि एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। एसएससी जो है वो इंडिया में रेसिडेंट है कि इंडिया में नॉन रेसिडेंट है। देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप में फर्क है। रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स के प्रोविजंस के बेसिस पे डिसाइड होता है और सिटीजनशिप का तरीका अलग है। यहां पर हम रेसिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स की नजरों में, इनकम टैक्स की नजरों में एसएससी रेसिडेंट है
कि नॉन रेसिडेंट है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास इनकम दो तरीके की है। इनकम या तो इंडियन इनकम होती है या तो इनकम फॉरेन इनकम होती है। अब ये जो रेसिडेंट होता है ये दोनों इनकम्स पे टैक्स देता है, और जो नॉन रेसिडेंट होता है वो केवल फॉरेन इनकम पे टैक्स देता है। आपका जो रेसिडेंट है वो इंडियन इनकम पे भी टैक्स देगा और ये फॉरेन इनकम पे भी टैक्स देगा, और जो नॉन रेसिडेंट है ये आपका सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स पे करेगा, ये फॉरेन इनकम पे टैक्स पे नहीं करेगा। दूसरा, हमारे पास टैक्स के जो रेट्स हैं वो भी अलग अलग हैं। रेसिडेंट के लिए हमारे पास टैक्स के रेट अलग हैं और नॉन रेसिडेंट के लिए हमारे पास टैक्स के रेट अलग हैं। तो आपको सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि असेसी रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि उसके बाद ही आप यह डिसाइड कर पाओगे कि उसकी इनकम का स्कोप क्या है। उसकी इनकम का स्कोप क्या है, उसके दायरे में केवल इंडियन इनकम आ रही है कि इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों उसके दायरे में आ रही हैं। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें टैक्स रेट कौन से लगाने हैं, रेसिडेंट का कि नॉन रेसिडेंट का। राइट, तो सबसे पहला काम आपने उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन कर लिया। स्टेप नंबर 2 में आपको उसकी इनकम आइडेंटिफाई करनी है अंडर वेरियस हेड। इनकम आइडेंटिफाई करनी है अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है ना, हर हेड की आपने इनकम फाइंड कर ली। सबसे पहले जैसे आपने सैलरी हेड की इनकम डिसाइड कर ली कि ये सैलरी हेड की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल ली, पीजीबीपी की आपने इनकम निकाल ली, इसके बाद आपने कैपिटल गेन की इनकम निकाल ली, फिर इसके बाद आपने अदर सोर्सेस की इनकम डिटरमिन कर ली। राइट, इसके बाद आप स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे, क्लबिंग करेंगे इनकम की। सर ये क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है? क्लबिंग ऑफ इनकम होता है कि इनकम किसी दूसरे व्यक्ति ने अर्न करी है लेकिन वो टैक्सेबल हमारे हाथ में होगी। ठीक है ना, इनकम अर्न्ड बाय अदर पर्सन टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ असेसी। किसी और की इनकम हमारे हाथ में जब टैक्सेबल होती है इसे अपन बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। एग्जाम्पल देता हूं आपको, मान लीजिए मैंने एक घर खरीदा और मैं इसे किराए पे देना चाहता हूं। मैंने एक घर खरीदा है और मैं इस घर को रेंट पे देना चाहता हूं, और यहां से मेरे पास रेंटल इनकम आएगी 1 लाख रुपए महीना। या मैं इसमें रेंटल इनकम में थोड़ा कम कर देता हूं, मेरे पास रेंटल इनकम आएगी मान लीजिए 50,000 रुपए महीना। मेरे पास यहां से 50,000 रुपए महीने की इनकम आएगी, यानी कि मैं कमाऊंगा 6 लाख रुपए। ठीक है, करंटली मेरी जो इनकम है वो है 6 लाख रुपए। बात समझे? अभी आपने स्लैब रेट्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप 5 से 10 लाख तक कमाते हो तो आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना होता है, और जब 10 लाख के ऊपर कमाते हो तो आपको 30% से टैक्स देना होता है। तो करंटली मैं 6 लाख रुपए कमाता हूं और मेरे ऊपर जो मैक्सिमम रेट एप्लीकेबल होता है वो 20% का एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर मैं रेंटल इनकम भी कमाना शुरू कर दूं तो मेरी टोटल इनकम कितने रुपए की हो जाएगी? मेरी टोटल इनकम हो जाएगी 12 लाख रुपए की, और मेरे ऊपर जो टैक्स रेट आ जाएगा मैक्सिमम वो आ जाएगा 30% का। मतलब अभी मैं 20% से टैक्स देता हूं, और अगर ये घर मैंने किराए पे उठा दिया और रेंटल इनकम अर्न करना शुरू कर दिया तो मेरे ऊपर 30% का टैक्स लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये हाउस जो है वो ट्रांसफर कर दिया वाइफ को। ये मैंने हाउस ट्रांसफर कर दिया वाइफ को, और जो रेंटल इनकम है 6 लाख रुपए वो मेरे वाइफ के बैंक अकाउंट में आनी शुरू हो गई। घर किसके नाम पे कर दिया? घर मैंने कर दिया नाम वाइफ के ट्रांसफर, और वाइफ के नाम पे इनकम आनी शुरू हो गई। तो डिपार्टमेंट क्या कहेगा? डिपार्टमेंट कहेगा जसमीत तुमने बहुत चालाकी करी,
तुमने ये घर अपने नाम से खरीदा और तुम्हें लगा कि ये 6 लाख रुपए मेरी इनकम का पार्ट बन जाएंगे, तो तुमने क्या किया, अपनी इनकम को शिफ्ट कर दिया। तुमने अपनी इनकम को शिफ्ट कर दिया अपने वाइफ के हाथ में। तो हम इस 6 लाख पे वाइफ से टैक्स नहीं लेंगे, हम इस 6 लाख पे तुमसे ही टैक्स लेंगे। यानी कि मुझे इस 6 लाख पे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ये 6 लाख रुपए मेरी इनकम में आके जाके क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। बात समझा? तो पैसा कमाएगा कोई और, लेकिन टैक्स देगा कोई और। दिस इज ऑल अबाउट क्लबिंग ऑफ इनकम। पूरा एक चैप्टर आएगा जहां पर आपको समझ में आएगा कि कब क्लबिंग के प्रोविजंस जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, राइट? तो इसे अपन डिटेल में बात करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम के साथ। आप लोग थर्ड स्टेप तक पहुंच चुके हो। थर्ड स्टेप पे आप लोगों ने क्या कर लिया है सर? थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्लबिंग ऑफ इनकम कर दी है। क्लबिंग ऑफ इनकम करने के बाद आप लोगों को अगला जो काम करना है वो करना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 आप जो परफॉर्म करेंगे वो होगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो अगर आपके पास किसी हेड में लॉस आ रहा है तो उसे आप एडजस्ट करेंगे अपने दूसरे हेड की इनकम के साथ, और उसके बाद कोई अगर लॉसेस बच जाएंगे तो उन लॉसेस को आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और उसमें से फ्यूचर में आपके लॉसेस एडजस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपने रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया, दूसरा स्टेप आपने इनकम आइडेंटिफाई करी पांचों हेड में, फिर आपने क्लबिंग के प्रोविजन लगाए, फिर आपने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड किया। इतना करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट निकल कर आया वो आया ग्रॉस टोटल इनकम। फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शंस माइनस करेंगे। डिडक्शंस आपके पास अंडर सेक्शन 80C टू 80U दी हुई है। सर ये डिडक्शंस किस बात की हैं? बच्चे गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स, कुछ खर्चे नोटिफाई कर रखे हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स और कुछ खर्चे, इसी तरीके से लिख लीजिएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कुछ खर्चे गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं, नोटिफाई कर रखे हैं। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट्स और ये खर्चे करते हो तो आपकी टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से उतनी अमाउंट क्या कर दी जाएगी, रिड्यूस कर दी जाएगी। यानी कि आपकी टोटल इनकम घटा दी जाएगी उस अमाउंट से जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, खर्च किया है नोटिफाइड पर्पसेस के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो ये एक स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, ये एक स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं ऑन एजुकेशनल लोन तो ये आपका एक स्पेसिफाइड खर्चा है। तो इस तरीके के बहुत सारे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं। अगर आपने वो खर्चे किए हैं तो उन खर्चों से आपकी ग्रॉस टोटल इनकम को रिड्यूस कर दिया जाएगा और जो रिजल्ट निकल कर आएगा उस रिजल्ट को अपन बोलेंगे टोटल इनकम। उस रिजल्ट को अपन बोलेंगे टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। और इसी टैक्सेबल इनकम पे आपको टैक्स पे करना रहेगा, इसी के ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। बात समझा? सबसे पहला रेसिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई करो, दूसरा काम हेड्स ऑफ इनकम में हर हेड की इनकम आइडेंटिफाई करो, फिर क्लबिंग के प्रोविजंस लगाओ, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस लगाओ। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में क्या हो रहा था कि अगर आपके पास कोई लॉसेस है, एक सोर्स ऑफ इनकम में लॉस है, दूसरे में आपके पास इनकम है, तो इस लॉस को उस इनकम से एडजस्ट कराने को अपन सेट ऑफ बोलते हैं। और अगर लॉसेस ज्यादा है तो उस केस में वो लॉसेस क्या कर दिए जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। पूरा एक सेट ऑफ रूल्स हैं, हम कौन से लॉस को कौन सी इनकम के साथ सेट ऑफ करा सकते हैं, उस पर्टिकुलर चैप्टर में जाके आपको समझ में आएगा। इतना काम करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शंस क्लेम करते हैं। डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे आप टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम बोलते हो, और इसी टैक्सेबल इनकम पे आपको टैक्स पे करना होता है। बताइए जी, यहां तक मेरी बातें आप लोग को क्लियर हुई?
यहां तक मेरी बातें आप लोगों को क्लियर हुई? अब एक सेक्शन आएगा, सेक्शन नंबर 288A, सेक्शन नंबर 288A। ये सेक्शन 288A क्या कहता है सर? सेक्शन 288 कहता है कि आपको राउंड ऑफ करना है टोटल इनकम को इन मल्टीपल्स ऑफ 10। आपको मल्टीपल्स ऑफ 10 में इस टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है। अच्छा सर, राउंड ऑफ कैसे करते हैं सर, ये बताओ। देखो, राउंड ऑफ करने के लिए सबसे पहला काम, अगर आपके पास डेसिमल में कोई फिगर आ रही है तो आपको उस डेसिमल को सबसे पहले क्या करना है? इग्नोर करना है। डेसिमल को इग्नोर करना है। उसके बाद आपकी जो लास्ट डिजिट है, आपकी जो लास्ट डिजिट है, अगर वो 5 और मोर है तो आप उसे अगले 10 में कन्वर्ट कर देना। और अगर आपकी लास्ट डिजिट लेस देन 5 है तो उस डिजिट को आप इग्नोर कर देना, मतलब कि प्रीवियस 10 पे चले जाना। सर कहना क्या चाह रहे हो? देखो, जैसे अगर आपके पास इनकम है 10,60,306 रुपीज 99 पैसा, तो आपको क्या करना है? पहले तो जो ये डेसिमल है, डेसिमल जो है इसे आपको इग्नोर कर देना है। इस डेसिमल को आपको इग्नोर करना है। इग्नोर करने के बाद आपके पास क्या बचा? इग्नोर करने के बाद आपके पास बचा 10,60,306। अब जो लास्ट डिजिट है आपका वो मोर देन 6 है। आपका जो लास्ट डिजिट है वो मोर देन 6 है, सॉरी मोर देन 5 है। और अगर ये मोर देन 5 है तो इसे अपन नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 में ले जाएंगे, और नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 होगा 10,60,310। यहीं पे अगर आपकी फिगर होती 10,60,404.28, तो सबसे पहले तो मैं 0.28 इग्नोर करता, और लास्ट डिजिट क्योंकि मेरा लेस देन 5 है तो मैं इसे प्रीवियस 10 पे लेके जाता। मेरा आंसर होता 10,60,400 रुपीज। 10,60,400 रुपीज। समझा आपको? जी सर समझा हमको। चलो एक मेरे को करके बताओ। अगर आपकी इनकम है 10,23,333 रुपीज 12 पैसा, इसका आप क्या करोगे? आपके पास इनकम है 10,11,119.88, इसका आप क्या करोगे? बताओ भाई। अच्छा एक और ले लो, आपके पास इनकम है 10,25,555 रुपीज, इसका आप क्या करोगे? फटाफट से मेरे को आप आंसर बताइए। ये आपकी जो टोटल इनकम आ रही है ये राउंड ऑफ होके कितनी बन जाएगी? ये जो आपके पास टोटल इनकम आ रही है ये राउंड ऑफ होकर कितनी बन जाएगी? जल्दी से आप मेरे को बता दीजिए। हाँ जी सर, पहले वाले केस में आपका आंसर निकल कर आएगा 10,23,330। दूसरे केस में आपका आंसर निकल के आएगा 10,11,120, और लास्ट केस में आपका आंसर निकल कर आएगा 10,25,560 रुपीज। अगर यही आपके आंसर्स आ रहे हैं तो बिल्कुल सही है आपका जवाब। इंदु जी ने सही आंसर दे दिया है, प्रीति जी ने, आनंद जी ने, सब ने सही आंसर दे दिए हैं। हाँ, अब आनंद पूछ रहे हैं सर ये राउंड ऑफ करने का क्या लॉजिक है? भाई राउंड ऑफ करने का लॉजिक ये है ताकि आपके टैक्सेस जो हैं
वो इजीली कैलकुलेट करे जा सके। देखो आज की डेट पे तो आपके पास कैलकुलेटर भी है, आपके पास क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो इजीली आपकी फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे सारा काम मैनुअल होता था। तो मैनुअल कामों को आसान करने के लिए फिगर्स को राउंड ऑफ करवाया गया, क्योंकि सर इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना आसान है कंपेयर टू दिस। जब फिगर्स डेसिमल में होंगी तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहले हमारे पास इतना मीडिया नहीं था, इतना डिजिटल जो आज हो गया है जमाना उतना नहीं था, सारे काम मैनुअल होते थे, इसलिए राउंडिंग ऑफ का लॉजिक लाया गया था। समझा आनंद जी कि क्यों हमें जरूरत पड़ती है राउंडिंग ऑफ की? चलिए मैंने आपको ये समझा दिया, मैंने आपको ये समझा दिया। अब हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी की। टैक्स कंप्यूट करना हम सीखते हैं, टैक्स कंप्यूट करना हम लोग सीखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। देखिए हमारे ऊपर जो फाइनेंस एक्ट लग रहा है वो लग रहा है फाइनेंस एक्ट 2020। इस फाइनेंस एक्ट 2020 का जो प्रीवियस ईयर है वो है 2020-21 और इसका जो असेसमेंट ईयर है वो है 2021-22, ठीक है। अब इस फाइनेंस एक्ट 2020 ने आपके पास दो तरीके दिए हैं टैक्स कंप्यूट करने के। एक है आपके पास ओल्ड रिजाइम और एक है आपके पास न्यू रिजाइम। एक जो ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा है वो फॉलो कर सकते हो, और एक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने, सीतारमन जी ने एक नया तरीका बताया है, इस नए तरीके से भी आप टैक्स का कंप्यूटेशन कर सकते हो, राइट। तो करंटली मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं वो आपके ओल्ड रिजाइम से स्टार्ट कर रहा हूं, राइट। ओल्ड रिजाइम में टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता था, सबसे पहले हम समझेंगे कि टैक्स कंप्यूटेशन इंडिविजुअल का कैसे होता है, टैक्स कंप्यूटेशन इंडिविजुअल का कैसे होता है, एचयूएफ का कैसे होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का कैसे होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का कैसे होता है, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का कैसे होता है। इन पांचों पर्सन्स के लिए, या फिर आप कह लो कि इन पांचों असेसीज के लिए हमारे पास जो टैक्स कंप्यूटेशन है वो सेम है। गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक स्लैब बना रखा है और गवर्नमेंट कहती है कि हम तुमसे इनकम टैक्स स्लैब के बेसिस पे लेंगे, हम तुमसे इनकम टैक्स स्लैब के बेसिस पे लेंगे, मतलब लेवल्स के बेसिस पे लेंगे। अगर तुम केवल 2.5 लाख रुपए तक कमाते हो, अगर तुम केवल 2.5 लाख रुपए तक कमाते हो तो हमें तुमसे एक भी रुपए का टैक्स नहीं लेना है, हमें तुमसे एक भी रुपए का टैक्स नहीं लेना है। लेकिन जैसे ही तुम 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हो, तुम मोर देन 2.50 लाख कमाते हो, लेकिन अप टू 5 लाख अर्न करते हो, तो हम तुमसे 5% का टैक्स लेंगे, हम तुमसे 5% का टैक्स लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए अगर मिस्टर एक्स हैं, मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं और ये साल भर में 2 लाख रुपए कमाते हैं, ये साल भर में 2 लाख रुपए कमाते हैं, तो गवर्नमेंट इनसे एक भी रुपए का टैक्स नहीं लेगी। और अगर ये 4 लाख रुपए कमाते हैं तो गवर्नमेंट इनसे पहले 2.5 लाख पे, पहले 2.5 लाख पे एक भी रुपए का टैक्स नहीं लेगी, और 2.5 लाख के ऊपर जो इन्होंने कमाया है, मतलब कि अगले 1.5 लाख पे गवर्नमेंट इनसे 5% का टैक्स ले लेगी। सर अगर इसने 4 नहीं 5 कमाया होता, अगर इसने 5 लाख कमाया होता तो पहले 2.5 लाख पे गवर्नमेंट इनसे एक भी रुपए का टैक्स नहीं लेती, और अगले 2.5 लाख पे गवर्नमेंट इनसे 5% के हिसाब से टैक्स ले लेती।
तो पहला स्लैब 2.5 लाख रुपए का है, तो पहले 2.5 लाख पे आपसे एक भी रुपए का टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगला स्लैब भी 2.5 लाख रुपए का है, 2.5 लाख के ऊपर अगले 2.5 लाख तक गवर्नमेंट हमसे कितने रुपए का टैक्स लेगी? 5% का। और अगर आपने मोर देन 5 लाख कमाया है लेकिन अप टू 10 लाख कमाया है, तो गवर्नमेंट आपसे 20% के हिसाब से टैक्स लेगी। मतलब यह हुआ कि सर अगर मिस्टर एक्स ने 7 लाख रुपए कमाए, अगर मिस्टर एक्स ने 7 लाख रुपए कमाए, तो गवर्नमेंट हमसे पहले 2.5 लाख पे एक भी रुपए का टैक्स नहीं लेगी। गवर्नमेंट हमसे अगले 2.5 लाख पे, 2.5 लाख के ऊपर लेकिन 5 लाख तक हमसे 5% का टैक्स लेगी, और 5 लाख के ऊपर जो हमने कमाया है उस पैसे पे गवर्नमेंट हमसे 20% का टैक्स लेगी। सर अगर आपने 10 लाख कमाए होते तो क्या होता? बेटा 10 लाख कमाए होते तो पहले 2.5 लाख पे गवर्नमेंट हमसे एक भी रुपए का टैक्स ना लेती, अगले 2.5 लाख पे, 2.5 लाख के ऊपर और अगले 2.5 लाख तक, 2.5 लाख के ऊपर और अगले 2.5 लाख तक 5% लेती, और 5 लाख के ऊपर जितना कमाया है अगले 10 लाख तक, यानी कि नेक्स्ट 5 लाख पे गवर्नमेंट हमसे 20% का टैक्स लेती। मतलब जो तीसरा स्लैब है वो आपके 5 लाख रुपए का है। और गवर्नमेंट कहती है कि अगर तुमने मोर देन 10 लाख रुपीस अर्न कर लिया, तो जितना भी तुमने 10 लाख के ऊपर कमाया है उसके ऊपर हम तुमसे 30% का टैक्स लेंगे। मतलब अबव 10 लाख जितना भी रुपया कमाओगे, अबव 10 लाख तुम जितना भी रुपया कमाओगे वो सारा पैसा कैसे टैक्सेबल हो जाएगा? 30% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझा? तो गवर्नमेंट ने स्लैब कैसे बनाया? पहले 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20%, और 10 लाख के ऊपर, इसको अगर आप जोड़ दोगे तो कितना होता है? 10 लाख। और 10 लाख के ऊपर जो भी पैसा कमाओगे उस पैसे पे गवर्नमेंट को आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राजू है, राजू बन गया जेंटलमैन। मिस्टर राजू है, मिस्टर राजू जो है वो 14.5 लाख रुपए कमाते हैं। तो 14.5 लाख पे अगर हमें टैक्स देना है तो टैक्स कैसे निकलेगा? सर 14.5 लाख मतलब ये 10 लाख के ऊपर जा चुके हैं, तो पहले 2.5 लाख पे गवर्नमेंट कहेगी तुम एक भी रुपए का टैक्स मत देना, अगले 2.5 लाख पे तुम हमको 5% के हिसाब से टैक्स देना, अगले 5 लाख पे तुम हमको 20% के हिसाब से टैक्स देना। अब तुम इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया? 10 लाख। और 10 लाख के ऊपर तुमने कितना कमाया है? 10 लाख के ऊपर तुमने 4.5 लाख रुपए कमाए हैं, तो बैलेंस 4.5 लाख पे तुम्हें कितना टैक्स देना पड़ेगा? 30% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। और आपको बताऊं सर, गवर्नमेंट इतने से खुश नहीं होती है, गवर्नमेंट इतने से खुश नहीं होती है। गवर्नमेंट हमसे इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की भी डिमांड करती है। किसकी डिमांड करती है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की भी डिमांड करती है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है? सर ये 4% लगता है ऑन टैक्स पेबल। हमें जितना टैक्स देना है उस टैक्स का 4% हमें गवर्नमेंट को अलग से देना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का। ठीक है, आपने सुना होगा कि मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है। स्वच्छता दिख रही है नहीं दिख रही है पता नहीं, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के लिए गवर्नमेंट हमसे 1% का सेस लेती है। और आपने सुना होगा 14 इयर्स की एज तक आपको फ्री एजुकेशन मिलती है गवर्नमेंट स्कूल्स में। और कैसी एजुकेशन मिलती है आपको पता ही है। उसके लिए गवर्नमेंट हमसे 3% का ले रही है। मतलब टोटल अगर आप कंबाइन करो तो 4% आप गवर्नमेंट को अपने टैक्स के अमाउंट का अलग से दे रहे हो। किस बात के लिए? ताकि हिंदुस्तान में स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए, और हिंदुस्तान के बच्चों को एजुकेशन मिले, इसके लिए आप 3% और दे रहे हो। मतलब टोटल गवर्नमेंट आपसे 4% का सेस ले रही है। अब देखो ये जो सेस होता है ना,
ये सेस जो होता है ना, ये कंपलसरी होता है, ये इनकम पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके किसी इनकम पे डिपेंड नहीं करता, ये गवर्नमेंट फर्जी लेवी कर देती है और आपको देना भी पड़ता है। तो जितना आप टैक्स कमाओगे उस टैक्स पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट स्वच्छता रख सके देश के अंदर और देश के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सके। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया है। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मान लेते हैं मिस्टर राज हैं, सॉरी मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने जो टोटल इनकम अर्न किया है, इन्होंने टोटल इनकम अर्न किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21, मान लीजिए इन्होंने अर्न किया है 15 लाख रुपए। तो इस 15 नहीं, थोड़ा सा मजेदार करते हैं, थोड़ा मजेदार करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। इन्होंने कमाया है 15,60,309 रुपए। इन्होंने कमाया है 15,60,309 रुपए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप इस 15,60,309 रुपए को राउंड ऑफ करोगे और राउंड ऑफ करके आप इसे बना दोगे 15,60,310। और अब आप टैक्स निकालोगे 15,60,310 के ऊपर। जरा प्रेजेंटेशन भी देखिएगा, प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। पहले 2,50,000 रुपए के ऊपर आपको एक भी रुपए का टैक्स नहीं पे करना है। अगले 2.5 लाख पे आपको गवर्नमेंट को 5% के हिसाब से टैक्स देना है, जो कि होता है 12,500 रुपीज। इसके बाद अगले 2.5 लाख पे नहीं, अगले 5 लाख पे आपको टैक्स देना है 20% का, यानी कि 1 लाख रुपए। अच्छा, ये देख लिया करो कि आपकी इनकम कहां जा रही है। हमारी इनकम 10 लाख के पार जा रही है, तो हमारे पास सभी स्लैब आएंगे, पहला 2.5 लाख का, अगला 2.5 लाख का, फिर 5 लाख का और फिर बैलेंस। जो आपने बैलेंस कमाया है 5,60,310 रुपए का, इस पे आपको 30% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 5,60,310 पे अगर आप 30% निकालोगे मेरे बच्चे, तो ये आएगा 1,68,093 रुपीज। 1,68,093 रुपीज। सबको सम कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2,80,593 रुपीज। और इसके ऊपर हम 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे। ये आ जाएगा आपके पास 11,223.72। टोटल कर देंगे 2,80,593 के साथ ऐड कर दिया, मेरे पास आ गया 2,91,816.72। अब देखिए, ये जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आई है, ये जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आई है, इस टैक्स लायबिलिटी को भी राउंड ऑफ किया जाता है मल्टीपल्स ऑफ 10 में। और टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ करने का जो सेक्शन है वो है अंडर सेक्शन 288B। टोटल इनकम को कहां राउंड ऑफ किया था, टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया था 288A में, और टैक्स को राउंड ऑफ कर रहे हैं 288B में। राउंड ऑफ करने का तरीका बिल्कुल सेम है, डेसिमल को इग्नोर कर देंगे और लास्ट डिजिट हमारा 6 है, तो नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 10 में चला जाएगा, यानी कि राउंड ऑफ होने के बाद आपका आंसर आएगा 2,91,820। और अगर एग्जाम में आप ये राउंड ऑफ करना भूल गए तो आपने अपना एक नंबर गवा दिया, क्योंकि आपका टैक्स ये नहीं आ रहा है, आपकी टैक्स लायबिलिटी है 291,820। तो अगर आप 291,816.72 पे छोड़ के आए तो एग्जामिनर आपके एक नंबर काट लेगा, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी सही कैलकुलेट नहीं हुई। तो राउंडिंग ऑफ करना बहुत जरूरी है, हमेशा ध्यान रखना कि राउंड ऑफ करने का है जब भी हमें टैक्स कंप्यूट करना है। बोलिए भाई, यहां तक मेरी बातें आपको क्लियर हुई? यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हुई?
पढ़ा जाए आगे। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए मिस्टर जे हैं और इनकी जो टोटल इनकम है वो है ₹8,90,304। आपको बताना है इनकी टैक्स लाइबिलिटी क्या है। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप सॉल्व करेंगे। मिस्टर जे जो है वो टोटल इनकम अर्न करते हैं ₹8,90,304। आपको बताना है इनकी टैक्स लाइबिलिटी क्या आएगी। ₹8,90,304 पे हमारा टैक्स लाइबिलिटी क्या निकलेगा, ये आपको बताना है। जल्दी से अपना कैलकुलेटर उठाइए और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी सर, हो गया। हाँ जी मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ। आप करके बताइए। लो भाई, पहले 2,50,000 पे एक भी रुपए का टैक्स नहीं जाएगा। अगले 2,50,000 पे 5% के हिसाब से 12,500 रुपए जाएगा। और हमने 5 लाख के ऊपर तो कमाया है लेकिन 10 लाख एक्सीड नहीं किया, मतलब हम 30% तक नहीं पहुंचेंगे, हम सिर्फ 20% तक पहुंचेंगे। तो 5 लाख के ऊपर आपने कितना कमाया है? बैलेंस 3,90,304 पे आपको टैक्स पे करना है एट द रेट ऑफ 20%। 3,90,304 पे आपको पे करना है एट द रेट ऑफ 20%। ये आएगा 78,060 रुपीज। 78,060 रुपीज। ठीक है, आपको ये राउंड ऑफ भी करना था, अगर नहीं किया तो ध्यान रखिएगा। 8,90,300 पे टैक्स निकलने का है। 78,060 रुपीज प्लस कर देंगे इसके अंदर 12,500, 12,500 प्लस 78060, ये हो जाएगा 90,560। और इस 90,560 पे आपको ऐड करना है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये आएगा 3622.4, 3,622 रुपीज एंड 40 पैसा प्लस 90,560, टोटल हो जाएगा आपके पास 94,182.40। और इसे भी आपको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। ये टैक्स लाइबिलिटी आ रही है और इस टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, हो जाएगा 94,180। तो दिस वुड बी योर टैक्स लाइबिलिटी। 94,180 will be your tax liability। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सभी बच्चों ने सही आंसर निकाल लिया था। अब हम बात करते हैं कि सर अगर आप
इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी जो एज है वो मोर देन 60 ईयर्स है, आपकी जो एज है वो मोर देन 60 ईयर्स है, बट जो एज है वो लेस देन 80 ईयर्स है। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी एज 60 साल से ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, तो इस केस में गवर्नमेंट कहती है कि बाकियों को तो हमने 2.5 लाख तक छूट दी थी, लेकिन आपको हम 3 लाख रुपए तक छूट देंगे। तो अगर आपकी इनकम जो है वो अप टू ₹3 लाख है, तो आपको एक भी रुपए का टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। और अगर आप 3 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं लेकिन 5 लाख रुपए तक अर्न करते हैं, तो इस पे हमें 5% का टैक्स चाहिए। और जो पैसा आपने 5 लाख रुपए के ऊपर कमाया है लेकिन 10 लाख तक, इस पे हमें 20% से टैक्स चाहिए। और जितना भी पैसा आपने 10 लाख के ऊपर कमाया है उस पे हमें 30% से टैक्स दीजिए। बस चेंज कहां हो रहा है सर? चेंज पहले वाले लिमिट में हो रहा है। इस पहली लिमिट को हम क्या बोलते हैं सर? इस पहली लिमिट को हम बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, रेसिडेंट होना जरूरी है, रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी एज 60 ईयर से ज्यादा है लेकिन अप टू 80 ईयर्स है, तो गवर्नमेंट आपको 3 लाख रुपए तक छूट देती है और बाकी का स्लैब रेट वैसे का वैसा काम करता है। फिर गवर्नमेंट कहती है कि सर अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी जो एज है वो मोर देन 80 ईयर्स है, वो आपकी एज मोर देन 80 ईयर्स है, तो सर आप पहले 5 लाख पे हमें एक भी रुपए का टैक्स मत दीजिएगा। पहले 5 लाख पे आप हमें एक भी रुपए का टैक्स मत दीजिएगा। और जो आपने 5 लाख के ऊपर कमाया है अप टू ₹10 लाख तक, इस पे आप हमें 5% का टैक्स दे दीजिएगा। सॉरी, इस पे आप हमें 20% का टैक्स दे दीजिएगा। जैसे बाकी लोग 20% का टैक्स देते हैं, आप भी 20% का टैक्स दे दीजिएगा। और आपने जो 10 लाख के ऊपर बनाया है उसके ऊपर आप हमें 30% का टैक्स पे कर दीजिएगा। मतलब अगर आप 80 ईयर से ज्यादा है तो आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना बना दिया गया है? 5 लाख रुपीस का बना दिया गया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एज मैटर कब करेगी? जब आप रेसिडेंट होंगे। अगर आप रेसिडेंट नहीं हैं तो आपकी एज मैटर नहीं करती है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स हैं, इनकी एज 60 ईयर्स की है। मिस्टर एक्स जो है इनकी एज 60 ईयर्स की है। अगर मिस्टर एक्स रेसिडेंट है तो इनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितने रुपए का रहेगा? 3 लाख रुपए का। और अगर मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट हैं तो इनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितने रुपए का रहेगा? 2.5 लाख रुपए। मिस्टर एक्स अगर 82 ईयर्स के हैं और ये रेसिडेंट हैं तो इनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए का रहेगा। लेकिन अगर ये नॉन रेसिडेंट हैं तो इनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए का रहेगा। मिस्टर एक्स इनकी एज 42 ईयर्स की है। अगर ये रेसिडेंट हैं
या फिर ये नॉन रेसिडेंट हैं, दोनों ही केस में इनका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट रहेगा वो 2.5 लाख रुपए का रहेगा। बात समझे? अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और 60 साल या उससे ज्यादा के हो तो आपको लिमिट 3 लाख रुपए की मिलेगी। अगर आप 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो तो आपको लिमिट 5 लाख रुपए की मिलेगी। लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट हो या फिर रेसिडेंट तो हो लेकिन एज 60 ईयर से कम की है तो उस केस में आपके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए का लगेगा। राइट? जी सर, समझ में आया हमको थोड़ा थोड़ा। अब आप एक काम करिए, अब आप हमें टैक्स कैलकुलेट करके बताइए। अब आप हमें टैक्स कैलकुलेट करके बताइए, अगर आप मिस्टर जे हैं, आपकी जो एज है वो 75 ईयर्स की है और आपकी जो टोटल इनकम है वो है 13,70,609 रुपए। अगर आप 13,70,609 रुपए कमाते हैं और आपकी एज 75 ईयर्स है, आप रेसिडेंट हैं, तो आप कितना टैक्स देंगे? और अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आप कितना टैक्स देंगे? सर, अगर हम रेसिडेंट हैं और हमारी एज 75 ईयर्स की है तो हम पहले 3 लाख पे गवर्नमेंट को 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देंगे। 3 लाख के ऊपर हमने जो कमाया है अप टू 5 लाख तक, उस पे गवर्नमेंट को हम 5% के हिसाब से 10,000 रुपए का टैक्स पे करेंगे। 5 लाख के ऊपर जो कमाया है हमने 10 लाख तक, उस पे हम गवर्नमेंट को 20% के हिसाब से टैक्स देंगे। और 10 लाख के ऊपर हमने जो कमाया है 3,70,610, उस पे हम 30% के हिसाब से टैक्स देंगे। 3,70,610 पे हम 30% के हिसाब से टैक्स देंगे। ये आएगा 1,11,183। टोटल हो जाएगा 2,21,183 और इस पे सर हम ऐड कर देंगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये आएगा 8,847.32 प्लस कर देंगे 2,21,183 के साथ, ये आ जाएगा 2,30,030 2,30,030 रुपीज एंड 32 पैसा। और इसे आप राउंड ऑफ कर देंगे तो राउंड ऑफ करने के बाद निकल आएगा 2,30,030 रुपीज। सिमिलरली अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आपकी एज मैटर नहीं करती है। पहले 2.5 लाख पे आपको 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगले 2.5 लाख पे गवर्नमेंट आपसे 5% के हिसाब से 12,500 मांगेगी। अगले 5 लाख पे आपसे गवर्नमेंट 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए मांगेगी। और बचे हुए 3,70,610 पे गवर्नमेंट आपसे 30% के हिसाब से टैक्स की डिमांड करेगी 1,11,183। इसका हम सम कर देंगे तो हमारे पास आएगा 221,183 प्लस 2500 2,23,683। और इसमें हम ऐड कर देंगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 8,947.32। इसका सम कर देंगे प्लस 2,23,683 के साथ 2,32,630.32 और ये राउंड ऑफ होके आपके पास निकल आएगा 2,32,630। बात समझा? सबसे पहले आप ये देख लिया करो कि आपकी इनकम कौन से स्लैब तक जा रही है। 10 लाख एक्सीड कर रही है मतलब सभी स्लैब वाले रेट लगेंगे। पहला स्लैब रेसिडेंट
के केस में जो 60 ईयर से ज्यादा है, पहला स्लैब 3 लाख का, दूसरा स्लैब 2 लाख का, तीसरा स्लैब 5 लाख का, फिर उसके ऊपर। अगर नॉन रेसिडेंट है तो पहला स्लैब 2.5 का, दूसरा स्लैब 2.5 का, तीसरा स्लैब 5 का, और फिर उसके बाद आपका आगे का। राइट, बोलिए जी, यहां तक की बातें आप लोग को क्लियर हुई? चलिए आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे और आपको आगे के टैक्स प्रोविजन से रूबरू करवाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, जितना भी मैंने कराया है इसे मेरे साथ साथ रिवाइज करते चलिए, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। राइट, चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।